बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ब्लड वेसल्स और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोथेलियल सेल के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूं कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स थी, लेयर नंबर 1 इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, उसमें जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है इंटीमा, उसके अंदर जो लाइनिंग्स ऑफ सेल्स होती है उसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल। तो ये ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लाइनिंग में ये हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है और बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस पर एक सेपरेट लेक्चर मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंडोथेलियल सेल के स्ट्रक्चर से। तो बेसिकली हमारे पास एंडोथेलियल सेल या जो एंडोथेलियम है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स होती है जो कि आपके वेस्कुलर स्ट्रक्चर, वेस्कुलर ब्रांचेस या आपके वेस्कुलर ट्री को लाइन करती हैं। ठीक है। और ये हमारे पास फिर इनका फंक्शन क्या आता है कि ये ऐसी कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स है जो एक तो हमारे वेस्कुलर ट्री को अलाइन करती है और सेकेंडली हमारे ब्लड के और ब्लड वेसल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करती है। कौन कौन से उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, वो नेक्स्ट में अभी बात करेंगे। और एक शॉर्ट से इसका फंक्शन में बात करते हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे। फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास रेस्टिंग एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ईसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रेस्टिंग एंडोथेलियल सेल से मुराद है कि जो हमारे पास इंटीमा की लेयर पर जो एंडोथेलियल सेल्स पड़े होते हैं या जो रेस्ट कर रहे होते हैं, उनके क्या फंक्शन है। तो इनके तीन मेन फंक्शन है इसके। एक तो हमारे पास है कि जो आपका ब्लड टिश्यू होता है उसकी नॉन थ्रोम्बोजेनिसिटी को मेंटेन करना। अब यहाँ पे नॉन थ्रोम्बोजेनिसिटी क्या होता है कि बेसिकली थ्रोम्बोजेनिसिटी होता है हमारे पास एक टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू फॉर्म द क्लॉट, यानी एक ब्लड को क्लॉट बनाने की जो टेंडेंसी है उसको हम थ्रोम्बोजेनिसिटी कहते हैं। तो नॉन थ्रोम्बोजेनिसिटी इसके ऑपोजिट है और इससे मुराद है कि ब्लड की टेंडेंसी क्लॉट ना बनाने की। ठीक है, यानी जितनी नॉन थ्रोम्बोजेनिसिटी ब्लड की ज़्यादा होगी उतना उस ब्लड में क्लॉट बनाने की जो उसमें एबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपके ब्लड में क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इससे आपकी बहुत सी डिजीज़ काज हो सकती हैं, जिसमें आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाती है, स्ट्रोक आ जाते हैं और भी बहुत सारे। तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये एंडोथेलियल सेल बेसिकली जो ब्लड टिश्यू की नॉन थ्रोम्बोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है, क्लॉट ना बनने की प्रॉपर्टी, उसको मेंटेन करते हैं। सेकंड पे ये इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूल करते हैं। कैसे मॉड्यूल करते हैं हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे इसकी डिजीज़ की एथेरोस्क्लेरोसिस में। तो उसमें पूरा हमारे पास मैकेनिज़्म है कि एंडोथेलियल सेल किस तरह से इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, किस तरह से ये पेनिट्रेट करके दूसरी लाइनिंग में जाके एक प्लेक बना देते हैं। तो वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये फ़िलहाल हमारे पास ओवरव्यू है। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था कि जो एंडोथेलियल सेल है वो इन्फ्लेमेशन को किस तरह मॉड्यूल करते हैं। डिटेल में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। और जो इसका थर्ड और लास्ट उसको मेन फंक्शन है वो हमारे पास आ जाता है कि जो आपके हमारे पास जो ब्लड वेसल्स के जो उधर सेल्स हैं जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स आ जाते हैं, उन सारों की बिहेवियर को और उनकी ग्रोथ को एंडोथेलियल सेल इफ़ेक्ट करता है। यानी उनकी जो ग्रोथ और बिहेवियर है, जो आपके सराउंडिंग और नेबरिंग सेल्स हैं जो ब्लड वेसल के, उनको हमारे पास एंडोथेलियल सेल है वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मेन ओवरव्यू था फंक्शन का। और नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इसके एंडोथेलियल सेल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कौन कौन से मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके कौन कौन से मीडिएटर्स हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जो आपकी जो ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी है उसको एंडोथेलियल सेल मेंटेन करते हैं। और किस तरह से मेंटेन करते हैं वो हमारे पास मीडिएटर्स का एक कॉलम है। ठीक है, तो जो इसकी परमेबिलिटी है ये बेसिकली एक ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है जो कि इंस्टिंक्ट है। इसको हमारे पास कौन से फैक्टर्स इसको मीडिएट करते हैं वो मैकेनिज़्म हमारे पास अननोन है अभी तक। और अभी तक तो यही है कि ये इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि परमेबिलिटी बैरियर को मेंटेन करते हैं। सेकंड में हमारे पास आ जाएगा जो ब्लड वेसल के जो एंटी कोगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक और फिब्रोनेलिटिक रेगुलेटर जो हमारे पास हैं उनको एंडोथेलियल सेल एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, उनकी जो रिलीजिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमारे पास ये कौन कौन से मीडिएटर्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक आ जाता है प्रोस्टासाइक्लिन। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्लास्मिनोजिन एक्टिवेटर। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है थ्रोम्बोड्यूलिन।
ये तीन हमारे पास एक ऐसे मीडिएटर्स हैं जो ब्लड वेसल के एंटीकोगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक और फिब्रिनोजेनिक रेगुलेटर्स को मीडिएट करते हैं। और इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंडोथेलियल सेल की है कि वो इनकी एलेबोरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो आपके पास प्रोथ्रोम्बोटिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एलेबोरेशन एंडोथेलियल सेल कॉज करते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स से हैं जो मीडिएट करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं वैन विलब्रेंट फैक्टर, टिश्यू फैक्टर और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये हमारे पास तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोथ्रोम्बोटिक मॉलिक्यूल्स की जो एलेबोरेशन है उसको मीडिएट करते हैं। और ये जो एलेबोरेशन है ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल कंट्रोल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं वो एक तो हमारे पास आती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन। ठीक है। ये जो इसकी प्रोडक्शन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, ये हमारे पास आपके एंडोथेलियल सेल कंट्रोल करते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन से मीडिएटर्स हैं, तो वो हमारे पास है एक कोलेजन और एक प्रोस्टियोग्लाइकेंस। ये दो ऐसे मीडिएटर्स हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्शन को मीडिएट करते हैं, जिनको कंट्रोल कर रहा है हमारे पास एंडोथेलियल सेल। ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि जो आपकी ब्लड फ्लो की जो आपकी मॉड्यूलेशन है या आपकी जो वेस्कुलर रिएक्टिविटी है, ठीक है, कि ब्लड वेसल में आपके पास किस तरह ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास मीडिएटर कौन से हैं, तो एक तो हमारे पास में जो मैकेनिज़्म है ब्लड फ्लो कंट्रोल करने का, वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो कंस्ट्रिक्टर जिनको बोलते हैं, वो हमारे पास एक एंडोथेलियन ऐसा फैक्टर है जो कि ब्लड फ्लो की मॉड्यूलेशन में वैसो कंस्ट्रिक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है। और जो सेकंड हमारे पास है वो है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रोस्टियासिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड फ्लो की जो मॉड्यूलेशन में जो वैसोडाइलेटर्स का जो फैक्टर है, यानी वेसल को जो डायलेट कर देता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए, वो हमारे पास प्रोस्टियासिन है। और सेकंड हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ थी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि जो आपकी इन्फ्लेमेशन की जो रेगुलेशन होती है, इन्फ्लेमेशन इम्यूनिटी से मुराद है कि इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में जौन सी भी आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम वर्क करता है उसकी किस तरह से रेगुलेशन जो होती है, उसमें जो हमारे पास मीडिएटर रिलीज़ होते हैं वो हमारे पास है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, एडहेशन मॉलिक्यूल्स, वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स 1, इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स, ई सेलेक्टिन एंड पी सेलेक्टिन। ये जो मैंने नाम पढ़े हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइंस एडिशन मॉलिक्यूल्स, वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स, ई सेलेक्टिन एंड पी सेलेक्टिन। ये हमारे पास ऐसे मीडिएटर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की जो इम्यूनिटी होती है उसको जो उसकी जो रेगुलेशन एंडोथेलियल सेल करते हैं उस प्रोसेस को मीडिएट करते हैं। ये हमारे पास ये जो सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सेल ग्रोथ की जो रेगुलेशन किस तरह से एंडोथेलियल सेल्स करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो से मीडिएटर्स हैं उसमें अब दो टाइप्स के होंगे। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास सेल ग्रोथ है उसमें दो टाइप्स की होंगी। एक तो ऐसे फैक्टर जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो जो से फैक्टर्स हमारे पास ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है PDGF, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। सेकंड पे हमारे पास फैक्टर है CSF। थर्ड पे हमारे पास फैक्टर है FGF। और ग्रोथ इनहिबिटर के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो हमारे पास है हिपेरिन और हमारे पास एक है TGF बीटा। इनकी प्रोनाउंसिएशन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक में हमारे पास है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सेकंड पे हमारे पास CSF फैक्टर, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है FGF फैक्टर। और ग्रोथ इनहिबिटर पे हमारे पास फैक्टर हैं एक है हमारे पास हिपेरिन और सेकंड पे हमारे पास है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, या सेकंड नेम है बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी जो सेलुलर ग्रोथ की जो रेगुलेशन में एंडोथेलियल सेल्स करते हैं उनको ये फैक्टर्स मीडिएट करते हैं। और लास्ट की इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास LDL होते हैं लो डेंसिटी प्रोटीन,
उनकी ऑक्सीडेशन को एंडोथेलियल सेल कॉज करते हैं। और इसके भी जो हमारे पास मीडिएटर्स हैं वो अननाउन हैं, और ये भी इसकी इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टी समझी जाती है, और अभी तक हमारे पास ये इसका मीडिएटर्स आइडेंटिफाइड नहीं हुए। और ये सारे इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी एंडोथेलियल सेल की। और लास्ट में फिर मैंने टर्मिनोलॉजीज़ की बताई हुई हैं कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुई हैं। तो उसमें एक हमारे पास है आई कैम, इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स। सेकंड में हमारे पास LDLL, लो डेंसिटी प्रोटीन। थर्ड में हमारे पास है PDGF, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। लास्ट में हमारे पास है TGF, बीटा ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, या सेकंड नेम है बीटा ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर। और लास्ट में हमारे पास है VCAM, वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था एंडोथेलियल सेल्स के बारे में। ये लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल हैं वो ब्लड वेसल की लेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास ब्लड वेसल में, तो इसलिए इसके एक सेपरेट लेक्चर बनना बहुत ज़रूरी था। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसकी डिजीज़ के बारे में होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस पे, और उसका सारा मैकेनिज़्म, उसके कॉजेज़ वगैरह सारा हम डिटेल में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट करके पूछें, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो काइंडली कमेंट करें, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी नीचे बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है, उसको दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।